नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और नमस्कार, मैं हूँ भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का स्वागत है शब्दों में अनेकता एकता संघ साहित्य गैलरी साहित्य संगी एकता तिवारी स्टूडियो एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी में। लेकिन इस बार स्टूडियो के अंदर नहीं, चार दीवारी के अंदर नहीं, खुले आसमान में और हरी हरी घास हरियाली के बीच में बिल्कुल। स्टूडियो से थोड़ा बाहर फॉर अ चेंज, क्योंकि इस बार जो हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उनकी कहानियों ने हमें मजबूर कर दिया है अपने चार दीवारी से बाहर निकलने के लिए। तो हम उस मजबूरी को नहीं लेकिन उसको एंजॉय करते हुए दिव्य प्रकाश दुबे भैया की एक और नॉवेल यार पापा जो आपके सामने रखी हुई है है। ना, उसको लेकर के आए हैं। तो ये है वो किताब जो आप अमेज़न पर से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत नॉवल है। ओ यस, और प्रचार क्यों कर साहित्यिक रहे हैं? गैलरी से हम दूसरे का प्रचार कर रहे नहीं हैं। नहीं, वो एक्चुअली सॉरी, माय बैड। आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। साहित्य गैलरी ऑनलाइन बुक स्टोर है, आप वहाँ से जो भी किताब आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो जाइए, बुक कीजिए, मंगाइए, किताब आप तक पहुंच जाएगी और फिर उसे आप पढ़िएगा और पढ़ के उन किरदारों के साथ, उनकी जर्नी के साथ खुद भी बहिएगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी उसमें पा जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, क्योंकि हर कहानी कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने आप को समेटे हुए होती है। और डीबी भैया जिस तरीके से लिखते हैं, गारंटी के साथ बड़ा बच्चा बूढ़ा हर कोई अपने आप को उन किरदारों में खोज ही लेगा। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। हम लौटते हैं किताब पे, उपन्यास पे, जिसका नाम है यार पापा। अब बात कर लेते हैं इस किताब के टाइटल की, यार पापा। हालांकि वो तो हम पापा को डैडी, पापा, पिताजी, बला बला बाबूजी। बला बला जो जो भी बोलते हैं, लेकिन पापा को यार कहना अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती। अगर हम शहरों को छोड़ दें तो आम जनजीवन में जो भारत की आधी आबादी जो गांव में बसती है, जो गांव में रहती है, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ की जो बच्चियां हैं, वहाँ की जो संतानें हैं, वो अपने पापा को पापा तो कहते हैं, लेकिन अपने पापा को या मम्मी को यार मम्मी या यार पापा करने की हिमाकत कभी उम्र भर नहीं कर पाते। हिचकते हैं। हिचकते हैं, या यूं कह लें कि डरते हैं, या यूं कह लें कि हमारे संस्कृति में वो है ही नहीं। यार का मतलब हम कुछ और ही समझते हैं। पापा मम्मी के साथ यार जोड़ के संबोधन करना, यार मम्मी यार पापा, पता नहीं, एक मैं इस बात बहुत से इत्तेफाक मैंने नहीं रखती। पहले ही बोला कि शहरों को छोड़ दें, गांव की अगर हम लोग लौटें तो हम्म। एक उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव तक अगर हमें पापा से कुछ चाहिए होता है, पिताजी से कुछ चाहिए होता है, तो पिता का एक रौब, एक चेहरा, एक रुतबा ऐसा परिवार में, घर में होता है, आम घरों में, कि जैसे हम विलेन समझते हैं कि ये घर के विलेन होते हैं। हालांकि ये सब बाहरी बातें हैं, ये सब मन का भ्रम है, मन का कीड़ा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हाँ। लेकिन चूंकि उनको हम ऐसा तवज्जो देते हैं तो एक उनकी एक हालात, एक इमेज लोगों के मन में, खासकर छोटे बच्चों के मन में बैठी होती है। एक डर बैठा होता है पिता को लेके, बाप को लेके, पापा को लेके, सॉरी। नहीं, बाप भी एक शब्द ही है उनको संबोधन तो करने का। कुछ भी अगर कहना हो, कुछ भी अगर चाहना होता है, तो हम सीधे सीधे पापा से ना कह के अपनी बात हम मम्मी से मनवाते हैं कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ड्रेस चाहिए, मम्मी मुझे कपड़े चाहिए, मम्मी मुझे जूते चाहिए, पापा से करके दिलवा दो। हाँ। हम सीधे सीधे पापा से कहने की हिम्मत कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले जब ये किताब मतलब आई, देखा जाए मोटे तौर पे, मोटे मोटे तौर पे, तो मम्मी वकील भी है और मम्मी ही जज भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हर सुनना घर की मम्मी। कहानी ये है कि उसमें चलनी लास्ट फैसला जो होगा वो मम्मी का ही होगा। तो बहरहाल जब ये किताब छप के आई पहली पहल, और जब इस किताब का टाइटल ऐसे मैंने देखा यार पापा, तो सबसे पहले बात जो मैं वही बोल रहा हूँ, जब इस किताब का टाइटल देख के मेरे मन में आया था कि यार मम्मी से बात करते हुए फोन पे या सामने कभी कभी यार निकल जाता है, यार मम्मी, तो मम्मी डपट के तुरंत कहती है ये क्या सीख लिया तुमने, यार मम्मी क्या होता है।
जो मम्मी को यार मम्मी नहीं बोल सकते, जिसके हम बहुत क्लोज हैं, तो पापा को यार पापा बोलना मतलब बहुत ही दूर की बात है। और मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ से मैं आता हूँ पूर्वांचल, मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा, शायद ही कोई पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को इतनी छूट दिए होंगे कि वो अपने आप बिल्कुल मित्र के जैसा हो, वो भाई बिल्कुल साहब। उनके यार के जैसा हो, मित्रों उनसे बातचीत कर सके हम्म। और अपने पापा को यार पापा कह सके। हम्म। बहरहाल एक उम्र के 25 साल 30 साल या हमारे जो पिता हैं, उनके भी जो पिता हैं, वो अक्सर उनका सम्मान में हम उनका पैर छूते हैं। आज की पीढ़ी थोड़ी सी ऊपर आ गई है, पिता को गले भी लगाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, उम्र के जिस भी पड़ाव पे मैं हूं, आज तक मैं अपने पिता को गले नहीं लगा पाया। तो पहली फुर्सत में जब आप उनसे मिले तो आप तो सबसे पहले उन्हें गले लगाइए। तो क्या होता है कि हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि आप पैर के अलावा आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है कि आप कुछ और कर सकते हैं पिता के सम्मान में, पिता के लिए। तो जब भी आप पिता से मिलते हैं तो आप उनका अभिवादन, उनका संस्कार जो आपको दिया गया है बचपन से, आप उनका पैर छूते हैं, जो भी करते हैं, नमस्कार, चमत्कार। तो चेंज लेकिन इज द कांस्टेंट, आपको लेकिन बदलाव की पिता को शुरुआत खुद करनी पड़ेगी। हम गले नहीं लगा पाते। ये ऐसे भी है क्योंकि हमारे पिता ने अपने पिता को कभी उस तरीके से नहीं कर पाए, या हम जिस उम्र में हैं, जिस दौर में हैं, हम आज तक वो नहीं कर पाए। हर बार जब मैं घर जाता हूँ तो सोचता हूँ इस बार बाप को गले लगाऊंगा, इस बार जाते हुए आते हुए पिता को गले लगाऊंगा। लेकिन जब भी पिता की जो इमेज, जब पिताजी सामने आते हैं तो विलन। 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर वो पैर रुक जाते हैं, हाथ सीधे पैर पे जाते हैं, वो गले लगने का सिलसिला वो बीच में ही रह जाता है। वो आज तक मुकम्मल नहीं कर पाया, मैं आज तक मैं पूरा नहीं कर पाया। ऐसी ही कहानी इस उपन्यास में है, इस किताब में है। एक पिता, एक बेटी की कहानी। पिता का नाम मनोज साल्वे, जो एक बहुत बड़े देश के वकील हैं, और उनकी बेटी का नाम है साशा, जो पुणे से वकालत की पढ़ाई कर रही है। जो थोड़ा अपने सा फ्लो में चलते हैं। आप जो अपने पापा से किताब तक तो आया, किताब से सीधा उसमें जंप कर गए, करीब करीब जो फ्लो में बात मैं चलना बोल रहा चाहिए। हूँ मैं उसको पूरा कर देना चाहता हाँ हूँ, फिर प्लीज। जो आप। तो बेटी जो उनकी है मनोज साल्वे की, उसका नाम है साशा, जो पुणे से लॉ की पढ़ाई कर रही है, जिसका सपना है बहुत बड़ी वकील बनना। तो उस पिता पुत्री के बीच में ही कुछ ऐसे घटनाक्रम। घटनाएं हैं जो पास होते हुए भी दूर हैं, दूर होते हुए भी पास हैं। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि यार पापा क्या है? उपन्यास का मतलब क्या है, और ये दिव्य प्रकाश दुबे इस उपन्यास में कहना क्या चाहते हैं और कहाँ से सफल हुए हैं, ये आपको तय करना है। बहरहाल हम तो आज चर्चा पर चर्चा करने के लिए इसे बैठे ही हैं। आप कुछ कह रही थी किताब को नहीं, लेकर। बहुत सीधी सी बात कह रही थी। किताब को तो लेकर मैं बात करूंगी, लेकिन ये बात को बहुत इन इन ब्रीफ कहूँ मैं तो समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। वो हाँ। जो दौर था कि मान सम्मान के चलते पैर छूते हुए हम पापा को पापा ही कहते थे या सुनते थे, बाबूजी, ये इस तरह के शब्द सिर्फ सुनते थे। लेकिन अब जो वक्त है, जहाँ जिस वक्त में मैं तो हमने तो यार पापा ही बोला, यार पापा, यार यार मैं हाँ यार वही। यार, मतलब लाइक दैट ओनली। तो वो यार यानी दोस्ती यारी। तो आज के दौर में बच्चों के साथ माँ बाप जब तक दोस्त नहीं रहेंगे तब तक वो उनके करीब नहीं आ पाएंगे, और अगर करीब नहीं आएंगे तो समाज उन्हें अपने करीब कर लेगा। समाज से मेरा मतलब सब सिर्फ अच्छे समाज की बात नहीं कर रही, समाज के भीतर अच्छा और बुरा दोनों है, और बुरी चीज ज्यादा जल्दी आकर्षित करती है। तो जो मैंने देखा है वो भी बहुत अच्छा था, और जो अब हो रहा है वो भी अच्छा ही है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर माँ बाप से कि अपने बच्चों के साथ जो दूरी बना करके या मान सम्मान के नाम पर या रिस्पेक्ट के नाम पर रखना चाहते हैं, वो अलग चैप्टर है। मान सम्मान नजरों से, जुबान से, दिल से होता है। शब्दों को का चयन, यार पापा इज नॉट अ बैड, यार शब्द इज नॉट अ बैड, दैट इज दोस्ती यारी। और जब तक आप अपने बच्चों से दोस्ती यारी नहीं रखेंगे तो वो आपसे खुल के नहीं रह पाएंगे, जी पाएंगे, या अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगे। और ऐसे में बाहरी लोग उसका फायदा बहुत आसानी से उठा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मासूम मन होता है ना। वो जब उसको अपनी चीज जहाँ मिल रही होती है, जहाँ हामी मिल रही होती है, वो उस तरफ बिना सोचे समझे बह जाते हैं।
और वो अधिकतर बाहर के ही लोग होते हैं। और फिर हम सोचते हैं यार हमारा बच्चा गलत संगत में या गलत बातों में कैसे फंस गया, गलत लोगों के बीच कैसे चला गया। वो बाहरी चीज गलत है, वो तो है ही। आपने आपकी अपनी पहली गलती ये रही कि आपने उनको अपने नजदीक नहीं आने दिया। उस शब्द में अटक गए कि यार क्या, अरे यार कुछ नहीं है, यार इस दोस्ती, सिंपल। तो अब आते हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं, यार का मतलब दोस्ती यारी ही होता है। लेकिन जो गांव के ठीक पापा है, मैं और कह तो मम्मी रही हूँ होते कि हैं ना, समय के साथ बदलाव हाँ, तो आपको ही लाना समय के पड़ेगा। साथ ना पिताजी बदले, ना उनके पिताजी बदले, ना जो अभी के पिताजी जो बन रहे हैं इस उम्र में, हमारे उम्र जो पिताजी बन रहे हैं वहाँ पे अभी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हम लोगों के जो पिताजी हैं, हम लोगों की जो माएँ हैं, उस उम्र तक, उस दौर तक वो परिवर्तन नहीं आया कि हम अपने पिता को गले लगा सके। जाने देते हैं, जो बीत गई सो बात गई। ये आगे ये मैंने वही कह रही हूँ बार मैं बार। व्यक्तिगत बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो चाहती है ये करना, लेकिन वो कर नहीं पाती है। वो ऐसा मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सौरभ द्विवेदी का, कुछ बहुत पुराना इंटरव्यू है, बहुत पुराना वीडियो। तो ऐसा एक कुछ उनका एक संवाद था पिता और पुत्र के संबंध को लेके, किसी दोस्ती यारी यार को लेके, गले लगाने को लेके। ये एक मसला है ना लगा पाने का। लौटते हैं यार पापा किताब नॉवल पे, पर। हाँ। और इसको समझने के लिए मैं इसी की 4 लाइनें जो बहुत ही लास्ट के चैप्टर जिसका टाइटल है पगडंडियों पर भटकते हुए लोग में है, और वो लाइंस हैं 223 पेज नंबर पे। यार पापा वही एक कहानी है जो मैं उस बच्चे को सुनाना चाहता हूँ जिसको खिड़की पसंद है। वो खिड़की जो हमेशा हमारे पास होती है लेकिन कभी कभी उसको खोलने में सालों लग जाते हैं। खिड़की के उस पार की दुनिया में आपका स्वागत है। बाकी डीपी भैया ने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो ये किताब आपको वो खिड़की का रूप है जिससे आप बाहर झांक सकते हैं, और अगर वो दुनिया अच्छी लगे तो उसे अपने जीवन में साध सकते हैं। और किताब को मंगाइए, पढ़िए, और यार पापा को समझने की कोशिश कीजिए। और सच में कांस्टेंट जो है दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन है। वो वक्त के साथ आपको और हमको समझ करके लाना पड़ेगा। जैसे कि आप कह रहे हो कि आपके जगह पर तो लोगों को अपने रास्ते खुद ही खोजने पड़ेंगे नजदीक आने के। अब दूरियों का तो कुछ कर ही नहीं सकते, दूर तो नहीं, गले नहीं लगने का मतलब ऐसा नहीं कि संबंधों में दूरी है, वैसा वाला कोई मसला, कोई मामला है ही नहीं। सब कुछ है, सब कुछ नजदीक है, प्यार मोहब्बत इज्जत सम्मान सब है, बट आप गले नहीं लगा पाते हैं चाहते हुए भी। ऐसा मतलब ये नहीं कि दूरी नहीं है, आपके अंदर एक हिचकिचाहट है, एक है कुछ जो आप व्यक्त नहीं कर पाते चाहते हुए भी। वो एक है, एक ऐसी दीवार है जिसको गिराने में सदियां लगेंगी। इसी बात पे ये बात बहुत सटीक बैठती है जो 30 नंबर में है, पेज नंबर 77 पे है इस नॉवेल की। हम लोगों की औकात कुछ नहीं है बे, पैदा होना है, बकचोदी करनी है और मर जाना है। अपने को सीरियसली लेने का नहीं। पूरी दुनिया में हम कुछ उखाड़ नहीं रहे बे। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ही आम तौर के जो हमारी तरीके होते हैं बातचीत करने के, या शब्द होते हैं जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही डीपी भैया ने यहाँ पर अपने नॉवल में इस्तेमाल किए हुए हैं। और आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम ही खुद बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, कि जो आपस में यार दोस्त बातें करते हैं जिस तरीके से, क्या बकचोदी कर रहा है बे। जो उसी तरीके से इस किताब में लिखा हुआ है, शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर 31 पे एक छोटी सी 4 लाइनें लिखी हैं। अकेला आदमी आसमान के तारों से अपना अकेलापन बांट लेता है। तारों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए अकेलापन कोई नई बात नहीं है। पर हर आदमी का अकेलापन अपने आप में नया होता है। हमारा अकेलापन ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। इस तरह की डीप बातें लिखी हुई हैं, छोटी छोटी सी बातें। एक और कुछ तो यहाँ पे आपने अंडर मार्क कर रखा है, डीप लाइन, डीप डाउन को लेके। मेरी ये नफरत ही मेरा प्यार है। ऐसी ऐसी बातों को मुझे मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आपको गहराई से उसके ऊपर एनालाइज करने की जरूरत है। कई बार ना हमारे भीतर वही बातें बहुत ही दूर तक बहती चली जाती है और हम उसको समेट नहीं पाते हैं। तो ये जब लाइनें इस तरह की आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप अपने ही आप को समेटने में वो हेल्प करती हैं।
इसलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप नई किताब पढ़ें चाहे पुरानी किताब पढ़ें, नई हिंदी पढ़ें चाहे पुरानी हिंदी पढ़ें, आपको वो अपने आप के अंदर झाँकने, अपने आप के रायते को समेटने में बहुत मदद करती है। आपका मानसिक तौर पे विकास तो होता ही है, आप सामाजिक तौर पे भी बहुत अपने आप को भीतर से विकसित समझ पाते हैं, हो पाते हैं, समझ नहीं पाते, हो पाते हैं। भीतर का विद्रोह ही है जो घिसी पिटी दुनिया को नया कर देता है। ये भी एक वही बात है जो मैं कह रही हूँ कि अंदर आप कहते हैं ना, अरे यार वो बहुत रिवोल्टी पर्सन है, बहुत रिवोल्यूशनरी पर्सन है, वो तो विद्रोही टाइप के विचार रखता है, वो विद्रोही टाइप की बातें करता है, तो वही तो है। अदरवाइज एक ढर्रे में जिए जाना कोई जीना है नन्नू? या समाज में जिस तरह की चीजें चल रही हैं उसी को फॉलो करते जाना, भेड़ चाल चलते जाना, कोई बात तो नहीं हुई। अगर आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आप करें, नयापन लाएं, तो वही तो खूबसूरती है जीवन की। वक्त के साथ बदलाव ही तो खूबसूरती है जीवन की, वरना तो फिर क्या है, आना है और जाना है। ऐसे ही मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मार्क कर रखा है। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बड़े हैं, मम्मी पापा है, नाना नानी है, दादा दादी है, कैसे बताएं। अरे भाई बताओ, बताओगे तो उनके पास आप से कई गुना ज्यादा दुनिया देखी है, एक्सपीरियंस है जीवन का, लोगों का, समाज का, दुनिया का। आपके किसी भी तरह के भटकाव का उनके पास सॉल्यूशन है। वो इतने सारे नजरिए आपको दे देंगे कि आपको लगे अरे यार ये तो इतना आसान था। अच्छा, तो उसके लिए सिर्फ घर लौट करके बात करने की जरूरत है, और सच में पापा को यार पापा बनाने की जरूरत है, पापा लोगों को भी बच्चों को यार बेटा बनाने की जरूरत है, मम्मी लोग को भी यार बेटा और मम्मी को यार मम्मी बनाने की जरूरत है। ये वक्त की डिमांड है। ये हालांकि मम्मी लोगों का पासा होता भी है सॉफ्ट कॉर्नर, बस पिताजी हमारे। बहरहाल आप जो बात बोल रही थी, इसी बात पे मुझे किसी का शेर याद आता है कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, हाँ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। ओह ओह ओह, इसी बात पे एक लाइन मुझे समझ में आ रही है, सामने ही आ गई मेरे। बिल्कुल इरशाद। कई बार आदमी दूसरों से नाराज इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप से नाराज होता है, समझे। बिल्कुल सही बात है। वो जो हम गुस्सा किसी और पे कर रहे होते हैं ना, या हम किसी के ऊपर अपने शब्दों की, कड़वे शब्दों की बौछार कर रहे होते हैं, कुछ भला बुरा बस सुनाए चले जा रहे होते, तो वो गुस्सा एक्चुअल में उसके ऊपर नहीं होता है, वो सिचुएशनल होता है फर्स्ट प्लेस। सेकंड, वो आपकी अपने भीतर की कुंठाएं होती हैं जो आप अपने लिए चाहते थे और आपने। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने बहुत सारी सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखा है, स्पेशली फीमेल्स को, जो पुराने लोगों की बात कर रही हूँ, जो अपने समय में बहुत कुछ करना चाहती थी, ड्यू टू फैमिली रीजंस, ड्यू टू सोशल रीजंस, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, एंड दैट अगेन यार नहीं बोल सकते, रिस्पेक्ट रीजन, बहुत सारे ऐसे कारण जो जिनका कोई सच में मायना नहीं है, सर पैर नहीं है। उन कारणों से वो खुद वो सब कर नहीं पाई, ना बन पाई, ना जैसा माँ बाप ने कह दिया, आगे नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, शादी करनी है शादी कर लो, दुनिया दूसरी संभाल बनानी है, उनकी ही संभालनी है, वही तुम्हारी दुनिया है, ओके। मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी कुंठाएं जो वो खुद चाहती थी, अब उनके आगे वाली पीढ़ी आकर के तो उन्होंने देखा, एक तो वही उन्होंने जिया, वही उन्होंने झेला, वही तो वो जो कहते हैं ना, आपको जो मिलता है आप वही आगे बढ़ाते हो, तो उन्होंने उनके पास आया वही, तो वही बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, आज की समझदार फीमेल्स, महिलाएं, माताएं, जेंडर बायस ना होते हुए अगर हम दोनों ही पक्षों की बात करें, मेल फीमेल, तो आज की तारीख में बहुत सिस्टम क्लियर है। वो इतना नीट क्लीन रखते हैं कि हाँ पहले बताओ भाई तुम क्या चाहते हो अपने जीवन से, क्या करना चाहते हो, अच्छा ओके, फिर वो उसके रास्ते खोजते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। तो इतना इजी है लाइफ को और फैमिली को सही ट्रैक पर रखना, और सिर्फ पापा से यार पापा बन जाना या मम्मी से यार मम्मी बन जाना। और बहुत अच्छा भी है। मैंने कहा ना, चेंज इज ऑलवेज नेसेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, और वही कांस्टेंट है। वक्त के साथ हम
कौन से दौर से किस दौर में आ गए हैं, हमारे युग विचार बदलते बदलते आज हम कहाँ खड़े हैं। इसी उपन्यास में एक लाइन आती है आगे कि गले लगाने से दुख कम नहीं होता, दुख पिघलने लगता है। और पिघलने बिल्कुल लगता है। ये बहुत ही सही बात है। सच में। जब आपके अंदर बहुत उथल पुथल हो, हाँ। बहुत सारी उलझने हो, तो गले लगना एक दवा के जैसा काम करता है, वो एक दवाई है। जब आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति से गले मिलते हैं, जब आपके अंदर बहुत ही हलचल मची हो, बहुत उथल पुथल हो, आपको समझ में ना आ रहा हो ना, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो इसमें उसे अमूमन क्या होता है कि जब भी आप किसी से गले मिलते हैं, आप मिले, हट गए, उस दौरान के कनेक्टिविटी नहीं बन जो पाती। मिलने का जो समय होता है 2-3 सेकंड होता है, आप मिले और निकल लिए। लेकिन असल में जब आपको उस गले मिलने को दवाई की तरह इस्तेमाल करना है, तो आप किसी से कम 20 सेकंड तक गले मिले। ये साइंटिफिक है। उसके बाद जो उसका जादू आपके ऊपर होगा, वो वाकई बहुत कमाल होगा। करेक्ट। ये जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, वो साइंटिफिक है। आप और भी जगहों पे हाँ। पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब आप समझेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप मैजिक खुद ही फील इतनी करेंगे। सारी थेरेपी चलती हैं भाई, हग मी में कैसे बोर्ड लेके हाँ। लोग खड़े रहते हैं, फ्री हग, लोग आते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, गले मिलते हैं, रोते हैं, करेक्ट। उनकी उलझनें थोड़ी सी कम होती है, उनको सुकून मिलता है। तो ये एक करेक्ट। बोल सकते हैं कि मेडिटेशन है। और इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। यहीं पर 116 पेज पर एक मैंने मार्किंग कर रखी है। प्यार इतना घिसा हुआ इमोशन है कि नए तरीके से प्यार जताना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। प्यार के आविष्कार के बाद से एक आविष्कार इस बात का भी होना चाहिए कि प्यार को नया कैसे करें। वाह। हर साल इसको जताने के शब्द बदल देने चाहिए, ताकि सब कुछ वही होकर भी नया हो जाए। चीजें घिसें लेकिन पिटे नहीं। ऐसी भीतर की भावनाओं को शब्द देकर डीपी भैया ने ये प्यार पापा रची है, और इतनी खूबसूरती से रची है कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने लिए मंगाएं, पढ़ें, और फिर अपने पापा और मम्मी को गिफ्ट कर दें कि अब आप प्लीज पढ़ लो। प्लीज, आपको अगर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं भी है तो सिर्फ मेरे लिए कहने पे पढ़ लो, या मेरे लिए पढ़ लो। इस तरह की इसमें बहुत सारी कोटेशंस मैंने मार्क कर रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम यार पापा के बारे में बातचीत या चर्चा परिचर्चा क्यों कर रहे हैं। दो लोग जब बिना लड़े अलग होते हैं तो उनकी वापसी के रास्ते सबसे मुश्किल है। इस बात में बहुत गहराई है। आपको समझ में आई? बताइए आप। अच्छा, आप जब लड़ लेते हो तो आपके अंदर का गुबार बाहर आ जाता है। शब्दों में हो, आंसू में हो, किसी भी तरीके में वो इमोशन बह जाता है, और किसी भी चीज का बह जाना अच्छा होता है, ये मैं मानती हूँ। जब आप किसी पानी भी जब एक जगह ठहर जाता है तो वो गंदा हो जाता है, उसमें काई जम जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब उसको निकासी मिलती है, जब आप उसमें नाली बना दो, निकासी बना दो, तो वो पानी बह जाता है और सारे कीड़े मर जाते हैं, सारी गंदगी साफ हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब आपके अंदर कोई इमोशन है, उसको आपने बहा दिया, निकाल दिया, आपने अपने मन को खाली कर दिया, तो चीजें आसान हो जाती। लेकिन आप अगर बिना लड़े, बिना बात करे, बिना झगड़े दो लोग अलग हो रहे हैं किसी भी बात पे, कोई से भी रिश्ते में, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वापस मिल पाए। कितनी सीधी और सरल भाषा में उन्होंने इस बात को लिखा है कि दो लोग जब बिना लड़े अलग होते हैं तो उनकी वापसी के रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। पढ़िएगा प्लीज मंगा करके। ऐसे ही एक एक लाइन बहुत सारी मैंने मार्क कर रखी है। इसमें मैंने मेजरली एक एक लाइन मार्क की है ताकि कॉन्वर्सेशन उतना ही रहे। बुरे वक्त में बस पुराना बुरा वक्त काम आता है। अब इसका क्या मायना है? क्योंकि आपको पुराने बुरे वक्त ने एक एक्सपीरियंस दे दिया है। आपके पास आपका जब पहला बुरा वक्त आया होगा तो आप खाली हाथ थे, आपके पास न बुद्धि थी, न एक्सपीरियंस था, न उस समय जो आपने दौड़ भाग की होगी, या दोस्त यार जो आपको टकराए होंगे, माँ बाप से जो हेल्प मिली होगी, जिससे भी, तो उस वक्त आपको जो कुछ भी मिला वो आपके लिए एक ट्रेजर हो गया। अब आप दूसरे बार के बुरे वक्त में उन सब एक्सपीरियंसेस का, अनुभवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि बुरे वक्त में आपका पुराना वक्त ही काम आता है। आपको एक
एकाध लोग ऐसे होने चाहिए जिनको गले लगाते ही लगे कि घर पहुंच गए। दुनिया में आप जब घर से अपने छत के नीचे से निकलते हैं, अपने शेल्टर, एक तो माँ बाप, एक वो छत, एक वो कॉलोनी, वो मोहल्ला जिनके बीच में आप खेलते कूदते बड़े हुए हैं, आप जब ये सब छोड़ करके घर से निकलते हैं, हॉस्टल जाते हो, फिर वहां से और आगे की पढ़ाई करते हो, फिर सिटीज बदलती हैं आपकी, तो धीरे 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 करके यही तो होता है कि आप एक अलग दुनिया बन जाती है, बनाने के अलग तो वो बन ही जाती है। तो उस दुनिया में ये जो हर आप मोड़ पर एक आध ऐसा इंसान होना चाहिए जो लगे कि यार घर से घर में हूँ। ये बात उस समय की है जो मनोज साल्वे की जो बेटी है शासा, तो एक इसमें पात्र हैं जिनका बाबा नाम से इनको संबोधित किया गया है। हाँ। तो बाबा बहुत ही मोम टाइप के इंसान हैं, लेकिन उन अपने आप को बिल्कुल पत्थर जैसे बना के अपने आप को रखे हैं। एक वक्त ऐसा आता है उनके साथ जब उनको शासा जो है वो गले लगाती है, तो ये वाकया उस समय का है जब बाबा जो है भरभरा के रोने लगते हैं, पिघल जाते हैं। ये दीप भैया उस समय लिखते हैं कि एक दो लोग हमारे पास ऐसे होने चाहिए इनको गले लगा के हम घर पहुंच जाएं या घर की याद आना बंद हो जाए, लगे कि आप घर में ही हैं। वाओ। विश्वास हो कि रास्ता सही है तो फिर चाहे कितना भी लंबा सफर हो, थकान नहीं हो। बिल्कुल वही अभी जो मैं एक और बार मैंने पहले कहा था डीपी भैया की किताब में कि आप अपने इंस्टिंक्ट पर बिलीव रखिए, सुनिए सबकी, कीजिए मन। तो जब आप अपने मन पे भरोसा रखेंगे, अपने कर्मों पे भरोसा रखेंगे और आपको पता होगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, तो चाहे कितना लंबा क्यों ना हो, आपको वक्त लगेगा किसी भी अपनी मन की डेस्टिनेशन में पहुंचने पर, बट आपको थकान महसूस नहीं है। इतनी बढ़िया बातें आप जब पढ़ेंगे ना, आपको भी लगेगा कि मैं और पढ़ूं, मैं और पढ़ूं और पढ़ूं। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो लगेगा मेरे दोस्त अगर महल बनाना है तो करेक्ट साम्राज्य ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाता एक दिन में। जादू नहीं है ये, जादू जो शॉर्ट कट से या शॉर्ट मोमेंट में क्रिएट होते हैं ना, वो जल्दी पिघल भी जाते हैं, लेकिन जो स्लो प्रोसेस में और खूब समय लेकर और तसल्ली से बनते हैं ना, वो मैजिक दूर तक बना रहता है, लेजेंड मैजिक हो जाता है वो। ऐसी एक लाइन यहाँ पर है पेज 84 पर, हर सड़क उस घर तक लेकर जाती है जहां हम जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते। कहीं वापस लौटने का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रास्ता हो ही नहीं। रास्ते तो आप खुद भी बना सकते हैं। इस बात का मैं ये मानती हूँ कि मैं अगर निकल गई हूँ, मुझे पहुंचना है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मान लो नदी है, पहाड़ है, रास्ता है ही नहीं, तो रास्ता तो मैं भी बना सकती हूँ। खुद बनाना, मुझे उसकी जो खुशी होगी कि वाह मैंने अपने रास्ता, मैं अपने माँ जी खुद ही बन सकती हूँ। माँ जी ने अपनी बीवी के लिए बनाया थे रास्ता पहाड़ खोद के। जिनको पता नहीं होता उन्हें ही तो नए रास्ते मिलते हैं। इट्स गुड टू बी कंफ्यूज एट टाइम्स। वाओ, है ना। कंफ्यूजन आपको बहुत सारे नए तरीके सिखाते हैं खोजने के, नई चीजों के, नई चीजों को, नए रास्तों को। और ऐसे ही रास्तों में आपको इतने सारे अलग मैजिकल चीजें मिल जाती हैं जो अगर आप उस रास्ते पर खोजते हुए ना निकलते तो आपको मिलती ही नहीं। मैं मेरे पॉडकास्ट में मैं बोला है मैंने ये बात कि कई बार ना आप अनऑर्गेनाइज होते हुए ऐसी सारी चीजें कर जाते हो जो आपको पता ही नहीं होता है कि ये चीज आपको खुशी भी दे सकती है। और उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी बिंज रीडिंग, बिंज वॉचिंग, डांसिंग और वॉटेवर आपको वो मेडिटेटिव लगेगा और वो आपको मेडिटेशन उस दुनिया में ले जाएगा जहां आप अगर आप चलते नहीं तो आप जान नहीं पाते। तो चलना बहुत जरूरी है, निकलना बहुत जरूरी है, अपने रास्ते खोजना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दिमाग में कहानियां छुपा रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैं, ये लाइन मार्क तो की है मैंने 219 पेज पर, और ये बात अब हम अंत पे, मैं नॉवेल के अंत में मैंने मार्क की हुई है। यहाँ पर कहानी हमने बिल्कुल रिवील नहीं की है, बहुत अच्छी बात है। इस चर्चा परिचर्चा में हमने प्यार पापा में की कहानी रिवील नहीं की है कि
फिर भी एक लाइन में बता देती हूँ, ये 3 दोस्तों की कहानी है। फिर भी मोटे तौर पे मैं भी हाँ। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, आप बहरहाल बोलने पहले फिर मैं अपनी बात को वापस कर मीता, दूंगा। गजेंद्र और मनोज, ये 3 दोस्त हैं। इनकी लॉ की पढ़ाई हुई है और सबके अपना अपना बैकग्राउंड है। और हम ज्यादा कुछ बताते हुए ना बताते हुए इन्होंने अपना अपना एक जगह मुकाम बना लिया है। और उस मुकाम के बाद सबसे ज्यादा मनोज साल्वे की लाइफ में फॉल डाउन होता है और उसको हेल्प करने के लिए ये दोनों, मीता और गजेंद्र, कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे, क्यों साशा जो उसकी बेटी है मनोज की, वो उसको दूर रहना चाहती है, नजदीक नहीं आने देना चाहती, उसकी वाइफ जो है वो क्यों अकेली रहती है, लेकिन जब भी ये चाहता है तो ऐसा लगता है कि कभी दूर हुआ ही नहीं है। बाबा कौन है, बाबा की अपनी एक जर्नी है यहाँ पर। और लौट कर फिर वो पढ़ने आते हैं और जब वो पढ़ने आते हैं तो उसके फादर की, मनोज साल्वी के फादर की, उसकी वक्त पे वक्त उसे बहुत सारी बातें याद आती रहती जो उन्होंने कही थी। उनमें से ही ये एक बात है जो उसके पापा ने कही है, तुम्हारे दिमाग में कहानियां छुपा रहा हूँ, बुरे वक्त में ये कहानियां काम आएंगी, बाहर शोर बहुत है, जब भी परेशान होना तो इनमें से कोई कहानी बाहर निकाल कर सुन लेना। ये कहानियां क्या होती हैं, वही होती है ना उनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के, उन्होंने जो जीवन में देखा है, जिनसे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम वही है कि हम अपने आप को बांधे रखते हैं, बड़े लोग अपने आप को बांधे रखते हैं। हम सोचते हैं हम खुद ही खुद सब कुछ उखाड़ लेंगे। ऑफ कोर्स कर तो लेंगे ही हम, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास वो खजाना है, माँ बाप जिसे हम कहते हैं, तो क्यों नहीं पूछ लेना भाई। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो खजाना नहीं है, उनसे पूछो उसकी वैल्यू क्या है। उनसे पूछो कि जब वो कहीं अटकते हैं तो वो कितना मिस करते हैं कि भाई कोई तो होता। तो अगर हम इतने खुशनसीब हैं कि हमारे पास माँ या बाप जो भी, जैसे सबका अपना अपना होता है, तो क्यों हम उसका फायदा नहीं उठाते। मैं तो उठाती हूँ भाई, जहाँ मेरे को लगता है, मुझे मान लो कोई कहीं मैं अटकी और मैंने मम्मी को फोन करना चाहा और उस वक्त भी बात नहीं, और उस बात होने के बीच में अगर मुझे अपना उलझन का रास्ता मिल भी गया ना, उसके बाद भी मुझे फोन करेगी या मैं बात होगी तो मैं पूछूंगी, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है और उनको भी लगे कि अरे बच्चे अभी भी बच्चे ही हैं। तो ये सारी चीजें, ये ब्यूटी है, ये लाइफ के मोमेंट्स है, विच इज वेरी प्योर, एंड दैट प्योरिटी शुड बी ऑलवेज देयर इन योर लाइफ। और वो उसको मेंटेन करना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटों की भी और बड़ों की भी। तो ये मेरे हिसाब से मैंने यार पापा को बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से आप तक पहुंचाया है। बाकी जो बात भीमसेन जी कहना चाहते हैं, प्लीज उज्जवल जी। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, उपन्यास दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखा है यार पापा। उपन्यास के टाइटल के बारे में हमने बातचीत की, उपन्यास के अंदर कुछ पात्रों के बारे में हमने बातचीत की, हमने कुछ कोटेशन आपको बताए। छोटी छोटी कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि मनोज कौन है, शासा कौन है, उनकी पत्नी कौन है, बाबा कौन है। तो लौटते हैं कहानी के पात्र पे। मनोज साल्वे हैं जो कि देश के एक बहुत बड़े वकील हैं और उन पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा हुआ है। तो आप कहानी प्रिया नहीं कर रहे मनोज की पत्नी है जो अब साथ में नहीं रहती है। सासा इन दोनों की बेटी है जिसका सपना अपने बाप से बड़ा वकील बनने का है। कहानी के अन्य पात्रों में बाबा हैं, मीता है और उनका दोस्त भी है। यार पापा के एक एक पात्र का चरित्र चित्रण दिव्य प्रकाश दुबे जी बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। एक मोती की माला की तरह उन्होंने सारे पात्रों को बहुत ही संजीदे ढंग से पिरोया भी है। लेकिन अब लौटते हैं यार पापा उपन्यास के कुछ अंश हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ कि मनोज जब प्रिया से मिलने आता तो ठीक वैसे ही आया जैसे प्रिया से पहली बार मिला था। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो प्रिया और मनोज के संबंध और समझ में आएंगे, मुलाकात आपको समझ में आएगा। बहरहाल एक छोटा सा हिस्सा मैं साझा कर आग लगाने का काम कर रहा हूँ आपको, आपके अंदर पढ़ने की उत्सुकता बढ़े। तो मनोज जब भी प्रिया से मिलने आता तो ठीक वैसे ही आता जैसे वो प्रिया से मिलने पहली बार आया हो। घर में एक एक कमरा उसके लिए तैयार था। प्रिया हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ी, मनोज भी हिचकिचाहट के साथ हल्का सा आगे बढ़ा। दोनों की हिचकिचाहट ने आपस में बात की और उंगलियां पकड़कर समंदर के किनारे रेत पर मिलने के लिए चली गई। अब कमरे में मनोज और प्रिया थे। दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाया।
दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाया। प्रिया से मनोज को वही महक आई जो महक उसके घर में हुआ करती थी। प्रिया के गले लगते ही उसे लगा कि वो घर आ गया है। और मनोज और प्रिया के माध्यम से आगे दिव्य प्रकाश दुबे जी एक बात लिखते हैं कि एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनको गले लगाने से, इनको गले लगाते ही हम घर पहुंच जाएं या घर की याद आना बंद हो जाए। मनोज की पलकों पर पिछले कुछ सालों की जो थकावट है उसका एक जर्नी है इस उपन्यास में, एक कहानी है बहुत लंबी चौड़ी, उतार चढ़ाव, गिरना, फिर संभलना। फिर ये बात गले लगने के बाद अपनी पत्नी से वापस घर पे मिलने के बाद जो बात आगे लिखते हैं डीपी भैया कि मनोज की पलकों पर पिछले कुछ सालों की थकावट आकर बैठ गई। उसका आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था। पल को सोखने का एक ही तरीका है कि हम आंखें बंद कर लें अपने सबसे आत्मीय क्षणों में। इसलिए आंखें ऐसे पल में, ऐसे समय में आंखें हमारी बंद हो जाती हैं। ये मोटी मोटा कहानी के पात्र हैं, उनकी अपनी अपनी एक संबंध है, उसकी एक जर्नी है, उसकी एक यात्रा है। आप इस किताब को पढ़ेंगे, आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जीवन जितना आसान है उतना ही कठिन भी है, लेकिन उस कठिनाई जीवन में होने के बाद भी हम अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को, बाकी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से उसको आसान बना के हम कैसे रहें, कैसे जिएं, कैसे आगे बढ़ें। ये उपन्यास हमें बहुत कुछ सिखाता है। वक्त कैसा भी हो, काटना तो है ही, तो बेहतर है और कट जाता कि है। मुस्कुराते हुए काटा जाए, उलझनों में से हंसते खेलते निकला जाए, वरना उदास होकर कुंठित होकर के निकलेंगे तो वो बहुत मुश्किल पहले से ही है और मुश्किल लगेगा, भारी लगेगा। तो उसको हल्का करने के लिए बेहतर होगा कि हम अपने आप को हल्का फुल्का रखते हुए, लाइट हार्टेड, खेलते कूदते मुस्कुराते हुए उस दुविधा को, उस मुश्किल को पार करें। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो बहरहाल ये है इस किताब की मोटी मोटा कहानी। आप कुछ और कहना चाहती हैं तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, नहीं तो यार पापा समाज आज के करंट एरा में, करंट सोसाइटी के लिए एक वैसी किताब है जो पढ़ने मात्र से 50% स्ट्रगल खत्म कर देगी, बड़ों का बच्चों के प्रति और बच्चों का बड़ों के प्रति। तो प्लीज आप हमारी गैलरी से, ऑनलाइन साहित्य गैलरी से आप किताबें मंगा सकते हैं, जो भी किताबें आप पढ़ना चाहते हो। करेक्ट, नॉट ओनली यार पापा, जो भी आप मंगाना आप वहाँ पे मैसेज करिए, जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। करेक्ट। और इसी के साथ आज की ये हमारी नॉवेल दिव्य प्रकाश दुबे भैया ने जितने प्यार से लिखी है यार पापा, अपने पापा को समर्पित करते हुए लिखी है, उसका हम समापन करते हैं अपनी चर्चा परिचर्चा का। फिर मिलेंगे अपने नए पॉडकास्ट, अपनी नई किताब, अपनी नई वाली और पुरानी वाली हिंदी, और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट के साथ वापस आएंगे कि पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है खुद के विकास के लिए। समाज का विकास अपने आप हो जाएगा, हम अपने आप का डेवलपमेंट करेंगे तो देश और दुनिया का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो जुड़े रहिए शब्दों में अनेकता, एकता संघ, साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारी स्टूडियो, एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी से हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। नमस्कार।